आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनय कुमार द्विवेदी, सहायक अध्यापक गोस्वामी तुलसीदास कृषक इंटर कॉलेज कुरान प्रयागराज। आज हम आपको केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे। नए सत्र में नया पाठ और बोर्ड के लेवल से पढ़ाया जाएगा। सभी लोग जो है सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे अधिक बच्चे इस GTD ग्रुप ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकें और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। आइए हम चैप्टर पे चलते हैं। ठोस अवस्था। इसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक बताना चाहते हैं आप लोगों को। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद हम ठोस अवस्था पे चलेंगे। आप लोग 9 और 11 में पढ़ा होगा द्रव्य। द्रव्य क्या है? द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? द्रव्य, अब आप लोग द्रव्य में पदार्थ भी बोल सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़े हैं आप लोग, ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन द्रव्य को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे हम बोल सकते हैं। द्रव्य को पहले हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है भौतिक गुण, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा है रासायनिक गुण, जिसे हम बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण के भी भौतिक गुण। अब द्रव्य पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। इसी प्रकार द्रव में भौतिक गुण होता है। भौतिक गुण भी 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम इसे देखते हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक गुण भी 2 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए आप लोग। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। बच्चों को दिख नहीं रहा होगा कैमरे, चलिए ठीक है। और वो थोड़ा सा दिक्कत है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर है कैमरे, आपको भी ध्यान दीजिए। यहाँ रासायनिक गुण, यहीं पे इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। हमें ये पढ़ना है। इसमें भी कक्षा 12 में आप लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे। इसके पहले आप 9 और 11 में ये पढ़ चुके हैं। हम आपको थोड़ा सा बेस बता के उसके बाद हम आपके प्रथम चैप्टर पे चलेंगे। पहले आप लोग थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। तो ये क्या है? ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड ठोस है। ठोस के बारे में पहले बता दें, ठोस किसे कहते हैं? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, या आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब शेप और साइज, वैल्यूम क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्योंकि इनके जो है, आप लोग थोड़ा सा चित्र से देखिए तो समझ में आ जाएगा। ऐसे इस तरह बंधे होते हैं, इनके और इतने पास होते हैं। इनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इनमें इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इनके अणुओं के मध्य
अणुक स्थान बहुत कम होता है। इनके अणुओं के मध्य अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है। इनमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है और इनके अणु गति नहीं करते। इनके अणु गति नहीं करते। लेकिन अब आप लोग पढ़ रहे हैं ठोस, और सब ठोस में भी एक अपवाद है। ठोस जानते हैं कि ठोस का घनत्व, एक आपने शब्द सुना है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जो कि आप लोग द्रव्य में भी पढ़ चुके हैं। तो घनत्व में क्या है कि घनत्व जो है ठोस का द्रव और गैस की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। तो इसमें जो है घनत्व जो है, अब अपवाद है इसमें जो है, अपवाद है। अपवाद देख लीजिए, आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इस चैनल पे जुड़िए, जीडीटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन पे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और इसे सब्सक्राइब और लाइक करिए। देखिए अपवाद में क्या है कि आप लोग सुने हैं कि कोई भी मान लो पानी में अगर कंकड़ फेंको तो कंकड़ डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि ठोस का घनत्व अभी हमने बताया है कि अधिक होता है, इसलिए डूब जाता है। लेकिन प्रश्न है, एक अपवाद है जो हम बताने जा रहे हैं। जल में वहीं पे अगर हम ठोस, तो बर्फ भी होता है, आप लोग सुने होंगे बर्फ क्या है? ठोस है। और उसको जब हम पानी में फेंकते हैं तो बर्फ क्या होता है? तैरता रहता है। क्यों? ठोस है। अभी बताया कि घनत्व अधिक होता है ठोस का, वो पानी में डूब जाता है। लेकिन यहीं पे ठोस बर्फ भी है, लेकिन वो डूबता नहीं है। तो क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जल का घनत्व देख लीजिए, जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। अगर बर्फ का घनत्व अधिक हो जाता तो वो डूब जाता। तो यहां पे देख लीजिए अपवाद क्या मिला आपको? जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए बर्फ तैरता रहता है। आप लोग बता लोगे। अब आते हैं हम द्रव के बारे में बताएं। द्रव देख लीजिए आप लोग, द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इनमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। इनके अणुओं में ठोस की अपेक्षा अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, मतलब अधिक होता है कह सकते हो आप लोग। और इनका घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। इनका घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। एक शब्द है गलनांक, आप लोग सुने होंगे गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? जो निश्चित ताप पे द्रव में परिवर्तित हो जाए, जो निश्चित ताप पे द्रव में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम गलनांक बोल सकते हैं। अगर ठोस को हम जब ताप देते हैं तो वो पिघलना प्रारंभ करता है, वो द्रव के फॉर्म में आता है। इसी तरह अगर हम द्रव को जो है वाष्पित, मतलब वाष्प के रूप में बदलना चाहें, तो इसमें भी ताप का उपयोग करेंगे। जब ताप देंगे तो द्रव भी क्या होगा? वो वाष्प के रूप में बदलेगा। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि गलनांक ठोस का उच्च होता है, अधिक होता है। वो ज्यादा जो है ताप देने पे पिघलता है, लेकिन उससे कम होता है इसका द्रव का। ये कम ताप पे ही पिघलने लगता है, उबलने लगता है, बोल सकते हो द्रव। इसी प्रकार हम आ सकते हैं, आप लोग जान लिए कि घनत्व जो है ठोस की अपेक्षा द्रव का कम होता है। अंतराणु का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि अंतराणु का स्थान
इसमें ठोस में बहुत कम है और इसमें जो है अणु दूर दूर हो गए तो इसमें अधिक हो गया। मतलब अंतराणु का मतलब समझ रहे हो, इनके बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी वो बहुत क्या है, इसमें बहुत कम है, इसमें बहुत अधिक है। इनका घनत्व तो ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। आगे चलते हैं गैस में। गैस फॉर्म, इसकी परिभाषा भी सुन लीजिए द्रव की थोड़ा सा। द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकृति अनिश्चित होती है। देख लीजिए, वो ये जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेता है। जैसे दूध हम किसी भी बर्तन में लिए हैं, अगर हम रख दूसरे बर्तन में पलटने जा रहे हैं तो उसकी वो आयतन ग्रहण कर लेता है। आइए देखते हैं यहाँ पे गैस में। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें जो है ठोस और द्रव की अपेक्षा, ठोस और द्रव की अपेक्षा इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य रहता है। आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है। और इनके बीच ठोस और द्रव से इनके अणुओं के मध्य अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। इनमें घनत्व जो है इनसे जो है कम होता है, बहुत कम होता है। गतिज ऊर्जा इनके अणुओं में दोनों से बहुत अधिक होती है। सबसे ज्यादा आप लोग जान लीजिए कि इसमें एक चीज ज्यादा होती है, वो है फ्लो, बहाव। बहाव मतलब बहना बहुत जल्दी, या उसे हम बोल सकते हैं विसरण, डिफ्यूजन, विसरण। विसरण क्या होता है, जैसे हम आप लोग पढ़े हो परफ्यूम, परफ्यूम मार दो तो पूरी जगह उड़ जाता है, पूरी जगह फैल जाता है। या गैस जो है उसे जो है जैसे गैस कहीं खुल जाती है, लीक हो जाती है तो वो पूरी जगह फैल जाती है। इसी तरह ठोस और द्रव की अपेक्षा इसमें विसरण सबसे अधिक होता है। तो बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नहीं आया होगा तो आप लोग GTD ग्रुप ऑफ एजुकेशन में कमेंट या लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या नहीं समझ में आया है। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसे देख सकें। आइए हम, अब ये आप लोगों को समझ में आ गया, अगला बताते हैं। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पर, जो कक्षा 12 का सिलेबस है। अब हम उस पे आते हैं। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आपका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को मिलेगी। ठोस अवस्था को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। ठोस अवस्था को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। नाम और पहले लिख लेते हैं क्रिस्टली, पहले क्रिस्टली ठोस और दूसरा है अक्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली क्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, GTD ग्रुप ऑफ एजुकेशन से, और आपको ये जो है अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। आप लोगों को जो ना समझ में आया हो वो कमेंट करिए और उसे जो है हम अगली क्लास में बताएंगे। और GTD ग्रुप ऑफ एजुकेशन से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक जो है लाइक और सब्सक्राइब करिए और बच्चों को अधिक से अधिक जोड़िए और इसका लाभ उठाइए, इस चैनल का जो है लाभ उठाइए।